नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव स्टडी ऑनलाइन की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक रहता है उस पर तैमूर आक्रमण करता है और दिल्ली को बहुत बुरी तरह से लूटता है कई दिनों तक, और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको भी लूटता है। उसके बाद उसका एक सेनापति रहता है जो उसका युद्ध में साथ देता है, खिज्र खां। उसको वो सिंध, मुल्तान और दीपालपुर नाम की एक जगह रहती है, उसका सूबेदार बनाकर, ये तीनों जगह अभी पाकिस्तान में है, इनका सूबेदार बनाकर वो वापस चला जाता है। यही जो खिज्र खां होता है ना, यही आगे चलकर, क्योंकि तुगलक वंश बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है तैमूर के आक्रमण के बाद और छत विच्छत हो जाता है, और धीरे धीरे कुछ सालों बाद उनका जो तुगलक वंश होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और सही इसका फ़ायदा उठाकर जो खिज्र खां होता है वो दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाता है। तो ये रहती है कहानी, और चलिए शुरू करते हैं हम। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था। देखिए, ये चौथा वंश था। कौन सा वंश था? चौथा वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1114 से 1151 तक शासन किया। ये चौथा वंश था और सबसे छोटा वंश था। कुल 37 साल इनका शासन रहा है, जो कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राज्य हुए हैं, जितने भी वंश हुए हैं, उनमें सबसे छोटा वंश है। तो आप ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक किसने शासन किया, किस वंश ने, या सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का रहा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, उन्होंने तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना की। ये मैंने आपको बताया कि तुगलक वंश के बाद ही सैयद वंश की स्थापना हुई थी। यह वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी वंश था। ये ज़रूर याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। इनमें पहले जो 4 वंश थे वो तुर्क जाति के थे। पहले जो 5 वंश थे, 4 वंश थे, वो तुर्क जाति के थे, और जो आखिरी था लोधी, वो अफगान जाति का था। ठीक है, तो ये तुर्क जाति का आखिरी वंश था, ये याद रखेंगे। इसमें एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि किस किस ने शासन किया है सैयद वंश में। तो सबसे पहले सैयद खिज्र खां ने शासन किया है। इसने 14 से 21 तक शासन किया है। 7 साल इसका शासन रहा है। और इसके बाद इसका बेटा था मुबारक शाह, इसने शासन किया है। तो 1421 से 1421 से 1434 तक इसने जो है शासन संभाला है। इसके बाद मोहम्मद शाह रहा है 1434 से 1445 तक। ये मोहम्मद शाह जो रहा है, इसने 11 साल शासन किया है। और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह रहा है। इस अलाउद्दीन आलम शाह ने 45 से 51 तक शासन किया है। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल है। कुल एक छोटा सा वो है, तो जल्दी से हम इसे ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। खिज्र खां, सबसे पहले हम खिज्र खां के बारे में पढ़ेंगे। तो 1414 से 1421 तक ना 1414 से 1421 तक इसने शासन किया है, तो इसे आप याद रखेंगे। खिज्र खां ने तैमूर लंग के दिल्ली आक्रमण के समय उसका साथ दिया था। किसका साथ दिया था इसने? तैमूर लंग जो था, इसने जब दिल्ली पर आक्रमण किया ना, तो उसका साथ दिया खिज्र खां ने। ठीक है, और दिल्ली से जाते समय खुश हुआ भाई के साथ दिया उसका, लड़ाई में मदद की उसकी। तो जाते समय उसने क्या किया, खिज्र खां को मुल्तान, सिंध और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ये मैंने आपको बताया अभी, है ना। ये तीनों जगह अभी पाकिस्तान में है, इसका सूबेदार नियुक्त कर दिया। मोहम्मद तुगलक के समय मालवा, विजयनगर एवं बहमनी राज्यों, देखिए इसकी पृष्ठभूमि पर अगर हम गौर करें ना, तो क्या हुआ था कि मोहम्मद तुगलक के समय ही जो तुगलक वंश था उसका विघटन होने लगा था, लोग अलग होने लगे थे, विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य मोहम्मद तुगलक का था और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी उसी के समय हुए। तो ये मोहम्मद तुगलक के समय मालवा अलग हो गया था, ये हम जानते हैं। जौनपुर अलग हो गया था, ये शशरकी साम्राज्य की स्थापना यहाँ हो गई थी। विजयनगर अलग हो गया था, यहाँ हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना कर दी थी, और बहमनी राज्य भी अलग हो गया था।
तो ये सारे जो बड़े बड़े राज्य थे इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसके बाद तैमूर का आक्रमण होता है फिरोज शाह तुगलक के बाद, और तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश की जो शक्ति थी वो अत्यंत ही क्षीण हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर ये सब मैंने आपको बता दिया है पहले, खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। तो ये इसकी कहानी थी कि कैसे बैठा है। उपाधियाँ देखते हैं। उपाधि इसने एक ही उपाधि रखी, रैयत आला। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा था। जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, इसने भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, और एक उपाधि से ये संतुष्ट रहा जिसका नाम था रैयत आला। रैयत वाड़ी व्यवस्था का आपने नाम सुना होगा और कुछ कुछ पहचाना लग रहा होगा ये। तो रैयत का मतलब होता है किसान, और रैयत आला मतलब किसानों का मुखिया, किसानों का मुखिया। तो ये इसकी उपाधि थी। इसने स्वयं को तैमूर के पुत्र, देखिए तैमूर तो मर गया था जब तक ये सुल्तान बना, ठीक है, तो उसका एक पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी था शाहरुख, उसका नाम था। ये उसको अपना प्रतिनिधि कहता था। शाहरुख ने इसे कोई प्रतिनिधि नहीं बनाया था, पर उस समय की स्थिति क्या थी कि तैमूर का इतना खौफ था भारत में, इतनी बुरी तरह से वो लूट कर और हाहाकार मचाकर यहाँ से गया था कि सबको उसका बड़ा खौफ था। तो शायद उस खौफ को भुनाने के लिए इसने हिंदुस्तान में ये प्रचार किया कि वो शाहरुख का प्रतिनिधि है, ठीक है। स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया। देखिए इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज था, इस बात का कोई प्रमाण नहीं, पर ये खुद को ही उनका वंशज मानता था। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि ये जो सऊदी अरब है ना आजकल, अरब उस समय कहते थे, तो ये वहाँ से इसका वहीं से था, ये वहीं से आया था। तुर्क था लेकिन सऊदी अरब में रहता था और वहीं से इसके पूर्वज आए थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद का वंशज ये था, इसका कोई प्रमाण अभी तक तो नहीं मिला है, ठीक है। फिर भी अपने आप को कहता था, अच्छी बात है। फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय व उदार शासक बताया है। फरिश्ता एक इतिहासकार रहे हैं, आपको पता है। उन्होंने न्यायप्रिय उदार शासक इसको बताया। 7 सालों का जो इसका शासन था वो उदार था, न्यायप्रिय था, और इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत छोटा शासन था इसका। सैयद वंश के जो सुल्तान थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में बताने को है भी नहीं। बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं 2-4, ये आप याद रखिए। और जब इसकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि जितने भी वृद्ध लोग थे, ओल्ड एज लोग जो थे, दास थे और युवा थे, यूथ, सभी ने इसका काले वस्त्र पहनकर शोक मनाया था। तो भाई अच्छा राजा था, उदार राजा था, और ऐसा राजा मर जाएगा तो फिर साहब दुख तो होगा लोगों को, और दुख होगा तो शोक मनाएंगे, तो शोक मनाया लोगों ने, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बेटे के बारे में। अगला जो सुल्तान बना उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी इसका, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसको काट दीजिएगा, ये मुबारक शाह खिलजी नहीं है। एक्चुअली नाम सेम था ना, तो इसलिए शायद वो खिलजी लिखा गया होगा। मुबारक शाह, सैयद मुबारक शाह आप इसे कह सकते हैं, और खिलजी नहीं है, सॉरी, इसको हटा दीजिएगा। और 1421 से 1434 तक जो है इसका शासन रहा। हाँ, खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, ठीक है, बेटे ही बैठेगा, उस समय परंपरा यही थी। खिज्र खां के विपरीत इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। जिस तरह से इल्तुतमिश ने, हालांकि इल्तुतमिश उसका दामाद था, बेटा नहीं था, पर इल्तुतमिश ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। उसी तरह से खिज्र खां ने अपने आप को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा, पर उसका जो पुत्र था मुबारक शाह, सैयद मुबारक शाह, उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, ठीक है। 1434 1434 में मुबारक शाह नामक नगर की स्थापना की। इसने मुबारक शाह एक नगर था, इसकी इसने स्थापना की। कब की? 1434 में।
देखिए फिरोज शाह तुगलक ने इससे पहले 300 नगरों की स्थापना की थी, आप याद रखेंगे, वो महत्वपूर्ण है। और इसका भी याद रखिए, दिल्ली के पास छोटी मोटी जगह बनाई होगी, एक छोटा सा शहर, उसको मुबारक शाह नाम दे दिया होगा। इसने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलाए। देखिए उसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे खिजर खां ने, पर इसने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। तो कुल मिला के ये जो उसके पिता ने किया था कि मैं इसका प्रतिनिधि हूँ, उसका प्रतिनिधि हूँ, तो उस सब से मुक्त होने की कोशिश की इसने, इसलिए स्वयं के सिक्के भी चलाए, अपने नगर अपने नाम से नगर भी बनाया, सुल्तान भी घोषित किया। मुबारक शाह ने अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया, ये देखिए आप। खुतबा मतलब एक तरह का प्रशंसा होती है, वो अपने नाम से इसने पढ़वाई और तथा विदेशी स्वामित्व का अंत किया। मैं बोल रहा था ना कि ये प्रतिनिधित्व से मुक्त होना चाहता था, तो यही कारण था इसका। तो क्योंकि इसके पिताजी स्वयं को शाहरुख का प्रतिनिधि मानते थे, तो ये स्वयं को स्वतंत्र राजा बनाना चाहता था और वही व्यवस्था जनता के बीच पहुंचाना चाहता था कि मैं स्वतंत्र राजा हूं। और उसी के लिए इसने अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया, अपने नाम से सिक्के भी चलाए, अपने नाम से नगर की स्थापना की। ठीक है। और इसके समय एक महत्वपूर्ण विद्वान थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम था याहिया बिन सरहिंदी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि याहिया बिन सरहिंदी ने कौन सी किताब लिखी है, और तारीख है मुबारक शाही। देखिए इसका नाम ही मुबारक शाह था, याहिया बिन सरहिंदी को इसने आश्रय दिया, तो याहिया बिन सरहिंदी डेफिनेटली इसके नाम पर ही किताब लिखेंगे, तो मुबारक शाह, तारीख है मुबारक शाही, याद रखेंगे आप। मुबारक शाह के वज़ीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र कर 19 फरवरी 1934 को मुबारक शाह की हत्या कर दी। 19 फरवरी 1934 को मुबारक शाह की क्या हो गई, हत्या। किसने की? उसका एक वज़ीर था सरवर उल मुल्क, वो साजिश कर रहा था, उससे उसकी पट्टी नहीं होगी, और उसने सोचा कि इसको मरवा देते हैं, और साजिश करके उसको 19 फरवरी 1434 को 1434 में मरवा दिया। तो यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी की कहानी ख़त्म हो गई। आप देखेंगे कि कितना छोटा छोटा इन लोगों का शासन है और बहुत छोटे छोटे काम इन्होंने किए हैं। तो बस याद रखिए सैयद वंश को, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन भी कम आते हैं लेकिन आते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो इन्होंने छोटे छोटे काम किए हैं, तो या उपाधियाँ रखी हैं अपनी, या अपने आप को प्रतिनिधि बनाया है, ये सब पूछा जाता है। तो मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं। ये अगला शासक था। 1434 से 1445 इसका शासन था, 11 साल को शासन रहा, और ये एक अयोग्य शासक था, बहुत ज़्यादा योग्य नहीं था। मुबारक शाह जो था वो योग्य शासक था, पर ये एक अयोग्य शासक माना जाता है। ठीक है। तो मोहम्मद शाह, तो ये मुबारक शाह के भाई का पुत्र था। भाई जो मुबारक शाह था ना, खिजर खां का बेटा, उसका एक भाई था। ठीक है। और ये उसका पुत्र था। ठीक है, भाई का पुत्र था। कौन था? भाई का पुत्र था। इसने मुबारक शाह के विरुद्ध षड्यंत्र में सरवर उल मुल्क का साथ दिया। मैंने आपको बताया था ना कि 19 फरवरी 1934 को मुबारक शाह की हत्या करवा देता है उसका वजीर सरवर उल मुल्क। तो इस साजिश में जो ये 1434 को जो साजिश होती है, इसमें इसका साथ देता है कौन? इसका साथ देता है मोहम्मद शाह जो इसका भतीजा रहता है, वही इसका साथ देता है। ठीक है। तो इसी कारण मुबारक शाह की हत्या के दिन ही इसे शासक बनवा दिया जाता है। भाई सरवर उल मुल्क ने साजिश करके मरवा दिया, और वो खुद तो शासक बन नहीं सकता है क्योंकि जनता विद्रोह कर देगी, क्योंकि एकदम वजीर से आप शासक नहीं बन सकते हो। तो इसने क्या किया कि इसके जो भतीजा था उसको अपने साथ शामिल कर लिया, मुबारक शाह खिलजी के भतीजे को अपने साथ शामिल कर लिया, और इसे हत्या करवा कर मुबारक शाह की मोहम्मद शाह को जो सुल्तान था वो बना दिया। यह अत्यंत अयोग्य तथा नाम मात्र का शासक था। मैंने कहा ना, ये बहुत ही अयोग्य शासक था, बहुत ही अयोग्य शासक था, और ये नाम मात्र का था, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो थीं वो सारी शक्तियाँ केंद्रित हो गई थी सरवर उल मुल्क में। भाई इसे तो शासक बना दिया था केवल, क्योंकि सरवर उल मुल्क स्वयं शासक नहीं बन सकता था सरवर उल मुल्क स्वयं शासक नहीं बन सकता था, इसलिए केवल इसे शासक बना दिया था।
सारी शक्तियाँ उसने खुद अपने पास रखी थी। जो वज़ीर था ना सरवर उल मुल्क, सारी शक्तियाँ उसके पास थीं। तो ये याद रखेंगे, सरवर उल मुल्क मोहम्मद शाह की हत्या की साजिश कर रहा था। अब देखिए इसकी भी हत्या की साजिश करने लगा। भैया अब बनवा तो दिया था कुछ समय के लिए अपनी स्थिति मजबूत करके, अब खुद ही बनना चाहता होगा शासक, खुद ही सुल्तान बनना चाहता होगा, तो अब ये मोहम्मद शाह की हत्या की साजिश भी करवा रहा था। पर ये जो था ये भी षड्यंत्रकारी था, इसने अपने चाचा को मरवा दिया, तो सरवर उल मुल्क कहाँ लगता था। तो और झटपटा रहा था ये भी, क्योंकि सुल्तान तो बन गया था पर कुछ कर नहीं पा रहा था, एक नाम मात्र का सुल्तान था। तो इसने एक वफादार सेना नायक था कमाल उल मुल्क, था कमाल उल मुल्क एक वफादार सेना नायक था, उसके साथ इसने भी साजिश की और सरवर उल मुल्क को ही मरवा दिया। इससे पहले कि सरवर उल मुल्क मोहम्मद शाह को भी मुबारक शाह की तरह मरवा देता, उससे पहले ही मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क के साथ सरवर उल मुल्क की भी हत्या करवा दी और कमाल उल मुल्क को वज़ीर बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से कहानी हुई सरवर उल मुल्क की ख़त्म। ये 1440 में क्या होता है कि मालवा के जो सुल्तान होते हैं, जो शासक होता है मालवा का, महमूद खिलजी करके, मालवा खिलजियों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था अपने आप को मोहम्मद तुगलक के समय। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसका एक शासक रहता है महमूद खिलजी, ये मौका देखता है और मुबारक शाह और मोहम्मद शाह के राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता है, मतलब दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर देता है। ये छोटा सा साम्राज्य रह जाता है, बहुत बड़ा दिल्ली का सल्तनत रह नहीं जाती है, धीरे धीरे सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, तो एक बहुत छोटा साम्राज्य रह जाता है। तो ये मालवा का शासक सोचता है कि मैं भी दिल्ली के तख्त पर बैठ जाऊँ, तो हमला कर देता है। पर होता क्या है कि जो ये मोहम्मद शाह क्या करता है, मुल्तान का एक सूबेदार होता है बहलोल लोदी, आगे चलकर यही बहलोल लोदी वंश की स्थापना करेगा। आपने देखा होगा कि मैंने महसूस किया है, ये देखा है कि जो मुल्तान के सूबेदार रहते हैं या मुल्तान के आसपास के सूबेदार रहते हैं, उन्हें दिल्ली का सुल्तान बनने का बहुत मौका मिला है। तो ये मुल्तान का सूबेदार रहता है बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी की सहायता लेता है कौन, मोहम्मद शाह, किसके विरुद्ध, मालवा का जो शासक रहता है महमूद खिलजी, उसके विरुद्ध। और जैसे ही महमूद खिलजी को ये पता चलता है कि बहलोल लोदी सहायता के लिए आ रहा है, क्योंकि बहुत खूंखार सेनापति रहता है ये, तो जैसे ही उसे पता चलता है कि बहलोल लोदी आ रहा है, तो ये क्या करता है, भाग जाता है। कौन भाग जाता है, ये अपना महमूद खिलजी जो था ना, ये भाग जाता है। ठीक है, और इस बात से खुश होता है बहुत मोहम्मद शाह, और महमूद खिलजी को खाना की उपाधि देता है। महमूद खिलजी को मोहम्मद शाह, महमूद खिलजी नहीं, महमूद खिलजी तो भाग जाता है दोस्तों, मालवा का शासक रहता है, और जिसकी वजह से भागता है बहलोल लोदी, उसको खाना की उपाधि देता है मोहम्मद शाह। तो 1445 में इस तरह से इनकी कहानी भी ख़त्म हो जाती है। यही किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा कुछ उपलब्धियां हैं नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद इनके जो अंतिम शासक रहते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, ये आते हैं और इनका सिर्फ 6 वर्षों का शासन रहता है। इस समय भी जो अफ़गान ये सैयद वंश है पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाता है और ख़त्म होने की स्थिति में रहता है। और ये मोहम्मद शाह का पुत्र था, और जितने अयोग्य मोहम्मद शाह थे ना, ये उनका अयोग्यता में उत्तराधिकारी था। सल्तनत में तो था ही, अयोग्यता में भी उत्तराधिकारी था। ये उससे भी बड़ा अयोग्य था, ये जो था ये उससे भी बड़ा अयोग्य था। ठीक है, तो सल्तनत ख़त्म होनी थी, इनका वंश ख़त्म होना ही था जब ये इतने अयोग्य बच्चे पैदा करेंगे। तो चलिए 1445 में 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, मैंने आपको बताया, और इसके बाद इन्हें शासक घोषित कर दिया। किन्हें कर दिया घोषित, अलाउद्दीन आलम शाह को घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद दिल्ली सल्तनत, इस समय तक जो था दिल्ली सल्तनत का राज्य कहते थे आलम से पालम तक। ये लिखा है ना यहाँ पर, आलम से पालम तक। एक पालम नाम की जगह है दिल्ली के आसपास, जो लोग गए होंगे या रहते होंगे उन्हें पता होगा।
कि एक पालम नाम की जगह है, दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर है बस। तो बस वहीं तक शासन रह गया था, दिल्ली से लेकर आलम तक का, पालम तक की जगह पर इनका शासन रह गया था। तो दिल्ली शहर तथा इसके अगल बगल के गांव तक सीमित था और इसके राज्य को आलम से पालम तक भी कहा जाता था। 1451 में तक शासन करता है और ये आसपास के राज्यों से, उनकी धमकियों से या अपने राज्य में जो चल रहा होता है उससे इतना व्यथित हो जाता है कि बड़े ही निंदनीय तरीके से भाग जाता है, अपनी सत्ता छोड़कर ही भाग जाता है। और 1451 में अपना राज्य छोड़कर बदायूं भाग जाता है। ये कहाँ भाग जाता है? बदायूं। बदायूं ही क्यों भागता है, कहीं और क्यों नहीं भागता? क्योंकि शासक बनने से पहले ये बदायूं का एक सूबेदार रहता है, तो बदायूं में इसकी जान पहचान रहती है, वहाँ भाग जाता है। और इसके बाद जो है सूबेदार, जो मुल्तान के सूबेदार थे ना, मैंने बताया ना आपको पीछे, मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी, वो लोदी वंश की स्थापना कर देते हैं। तो इस तरह से इनका सैयद वंश समाप्त हो गया। बहुत छोटा वंश है, छोटी छोटी बातें हैं याद रखने को, तो आप याद रखेंगे। और बदायूं में ये रहते हैं आलम शाह जी, और 1476 में इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि भाग ही गए ये। तो हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि अपनी सल्तनत को छोड़कर कौन सा सुल्तान भाग गया था। तो आपको पता है कि आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह भागे थे और बदायूं भागे थे। तो ये दोस्तों सैयद वंश ख़त्म हो गया। बस इतनी ही बातें हैं सैयद वंश के बारे में याद रखने के लिए, और कुछ नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब वीडियो में लगातार अपलोड करूँगा। और अगर आपको ये हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो चैनल है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।